क्या पढ़ना है? सर सरफेस स्टैटिक का मतलब क्या होता है? क्रॉस, अंडर और बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करी? ठीक है, ये है महुआ अक्षरा नवोदय शिक्षण संस्थान का स्पेशल क्लास। क्लास में अगर बच्चे को परेशानी होती है समझने में, पढ़ने में, तो स्पेशल आकर यहाँ पढ़ता है, बता देते हैं। तो इस विद्यार्थी को है 4-5-7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सरफेस का मतलब क्या होगा, सरफेस स्टैटिक का मतलब क्या होगा, क्रॉस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, अंडर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, यही ना पूछना है। तब देखो, सरफेस का मतलब होता है सतह स्पर्श, सतह स्पर्श। और एक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर। दोनों में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, सरफेस, सरफेस, ठीक है, सरफेस का हो गया सतह स्पर्श। और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिर, स्थिर अवस्था। इतना में तो नहीं पता चला होगा, इतना में तो नहीं पता चला होगा जो सरफेस का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ। और खूब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। सतह स्पर्श, सतह स्पर्श का मतलब हुआ घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, समझ गया। सड़क पर कौन खड़ा है, सड़क पर कौन खड़ा है। और फिर लिखते हैं एक किताब टेबल पर है, समझ गया। और टोपी आपके सर पर, समझ गया। तो सरफेस और स्टैटिक, एक सतह स्पर्श दर्शाता है, एक स्थिर अवस्था दर्शाता है। सतह, सतह स्पर्श का मतलब क्या हुआ, तो घोड़ा अगर सड़क पर दौड़ता है तो टंगड़ी उठाएगा, फिर सड़क पर रखेगा, यानी सटाव होगा अलगाव होगा, सटाव होगा अलगाव होगा, उसे बोलेंगे सरफेस यानी सतह स्पर्श। समझ रहा है ना। सतह स्पर्श का मतलब हुआ जब पैर उठाकर फिर पैर तो धरती पर रखेंगे, फिर तो रोड पर ही रखेंगे। ऐसा तो नहीं है जो एक पैर पर धरती सड़क पर रख दिया, दूसरा का पैर अलग रख देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क पर कौन खड़ा है, खड़ा है तो नट बोल्ट में तो वो कसा हुआ नहीं है, कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, हो सकता है एक डिग आगे बढ़ जाए, एक डिग पीछे हट जाए, ऐसा संभव है ना संभव। तो इसको बोलेंगे सतह, सतह स्पर्श बोलेंगे, इसे सरफेस बोले। फिर समझो, ध्यान से समझो, प्रीपोजिशन है, थोड़ा हार्ड होता है प्रीपोजिशन। सतह का मतलब हुआ जब उसी जगह पर सटना और हटना, सटना और हटना। जैसे घोड़ा दौड़ेगा, बैल, भैंसी, चाहे कोई भी, हम ही लोग चलेंगे सड़क पर, तो अगला पैर उठाएंगे, फिर अगला पैर तो सड़क पर ही रखेंगे, तो कभी हटेगा कभी सटेगा, सतह स्पर्श ही ना हुआ। तो कभी पैर सटेगा कभी पैर हटेगा, तो ऐसे स्थिति में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका समझ गया कि सतह स्पर्श। और नंबर 2 है स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था, जो स्थिर हो। जैसे यहाँ लिखे हैं एक किताब टेबल पर है, तो टेबल पर किताब रखेंगे तो टेबल और किताब तो दोनों स्थिर अवस्था में सटा रहेगा, दोनों सटा रहेगा। ये तो नहीं जो किताब कभी उठेगा कभी बैठेगा, कभी उठेगा कभी बैठेगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक दर्शाता है सतह स्पर्श, जो उसी जगह पर उठना बैठना उठना बैठना। और एक बतलाता है स्थिरता, स्थिर। टेबल पर किताब है, टोपी आपके सर पर है, तो टोपी आप जब पहनेंगे तो ये स्थिर रहेगा टोपी,
ऐसा तो नहीं कि टोपी कभी इधर भागेगा कभी माथे पर चले जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दो कंडीशन है यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एक सतह स्पर्श हो तब ऑन का प्रयोग करेंगे, या जो निश्चित एकदम सतह स्थिति बताता है कि दोनों का सटा हुआ आपस में, दोनों सटा हुआ हो, स्थिर अवस्था। जैसे किताब को टेबल पर रख देंगे तो किताब तो टेबल पर स्थिर रहेगा, माथे पर पहनते हैं टोपी तो स्थिर रहेगा। तो दोनों परिस्थिति में ऑन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे, समझ गया। जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है तो दौड़, हॉर्स इज द हॉर्स इज रनिंग। रन का मतलब होता है दौड़ना, और दौड़ रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य होगा तो वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। जैसे गो लिखना है, तरीका से समझ, गो लिखना है तो GOING गो लिख देते हैं, लिखते हैं ना। यहाँ पर RUN रन है, इसका स्पेलिंग बता सकता है? यस सर। ये बता देगा। देखो RUNNING रनिंग ऑन द रूट। अब इसका समझ लो, जो डबल इन क्यों पड़ा, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वोवेल रहेगा तो अंतिम अक्षर को दो बार लिखेंगे, समझ गया ना। दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल रहे तो अंतिम अक्षर दो बार लिखेंगे। जैसे ये बता रहे हैं, लिखना नहीं है, खाली समझने के लिए लिख रहे हैं। जैसे SIT सीट लिखते हैं, सीट लिखे तो एस और टी को कॉन्सोनेंट बोलेंगे। दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आ गया, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आएगा तो उस शब्द का अंतिम अक्षर को दो बार लिखना पड़ेगा, समझ गया ना। दो बार, जैसे SITTING लिखेंगे, सीटिंग ऐसे लिखाएगा। कट लिखना है, CUT कट, CUT कट, फिर C और T को क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल रहेगा तो अंतिम अक्षर को दो बार लिखेंगे, समझ गया ना। इसलिए रनिंग में डबल इन पड़ता है। अगर कोई पूछ दिया जो रन रन में होता है दौड़ना, डबल इन क्यों पड़ा। ING जैसे रीडिंग तो READING लिखते हैं रीडिंग। फिर यहाँ रनिंग में डबल इन क्यों पड़ा, तो इसका यही आंसर है, जो जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वोवेल आएगा तो अंतिम अक्षर को दो बार लिखेंगे। जैसे सीट यहाँ बता दिया तो एस और टी को कॉन्सोनेंट बोलेंगे, इसके बीच में आई आ गया, आई को वोवेल बोलेंगे। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आ गया तो अंतिम अक्षर को दो बार लिखेंगे। CUT कट, कट से अगर कटिंग बनाना पड़ेगा तो फिर देखो C और T को क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आएगा तो अंतिम अक्षर को दो बार लिखेंगे। इसलिए रनिंग में डबल इन का प्रयोग करते हैं, RUNNING, समझ गया ना। अब इसका देखो फिर, तो ये हो गया सतह स्पर्श। सड़क पर कौन खड़ा है, सड़क पर कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, समझ रहा है। सतह स्पर्श में अगर पर का प्रयोग हो तो उस पर में भी अंग्रेजी पर का क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। अब नंबर 2 पर चले आओ। एक किताब टेबल पर है, ऊपर वाला दो वाक्य सरफेस यानी सतह स्पर्श को दर्शाता है, और नीचे वाला है एक किताब टेबल पर है या टोपी आपके सर पर है, जो स्थिरता दर्शाता है। ये स्थिरता दर्शाता है, पहले भी बताया और लिख भी दिया है। जो सतह स्पर्श या स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एक किताब टेबल पर है, कैसे बनेगा ट्रांसलेशन बताए थे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बताए थे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी डियर और इट के प्रयोग, डियर का प्रयोग कब करेंगे, फिर एक संख्यावाचक है, ये संख्यावाचक है, बताए थे। डियर के प्रयोग यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के प्रयोग में बताए थे, ये वाक्य या तो संख्यावाचक हो या एक जुलरी वर्ब से नाउन रहेगा, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी डियर से चालू करेंगे।
कोई भी वाक्य का शुरुआत यानी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। तो एक किताब टेबल पर है तो इसका क्या करेंगे, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। समझ गया? ये हो गया स्थिर अवस्था, स्थिरता दर्शाता है। ये टोपी आपके सर पर है तो द कैप इज ऑन योर हेड, ऑन योर हेड। समझ गया? सरफेस का प्रयोग, सरफेस सतह स्पर्श में अगर पर का अंग्रेजी लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, स्थिर अवस्था में अगर पर का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे। समझ गया? कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर बताएंगे। कोई दिक्कत है कि फिर से बता दें? सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह स्पर्श, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था। समझ गया ना? तो हम लोग रोड सड़क पर टहलते हैं, हम लोग सड़क पर टहलते हैं, तो टहलते हैं तो सतह स्पर्श हुआ, और उनका प्रयोग करेंगे सतह स्पर्श। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था। जब भी स्थिरता का बोध पड़ेगा और उसे वाक्य में पर शब्द का प्रयोग रहे तो उस पर का अंग्रेजी ऑन लिखा जाएगा। इस सतह स्पर्श और स्थिर अवस्था ऑन का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन भी 4 बता दिया। घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क पर कौन खड़ा है, एक किताब टेबल पर है और टोपी आपके सर पर है। ये 2 वाक्य स्थिरता है, ये 2 नीचे का 2 वाक्य स्थिर अवस्था दर्शाता है, और ये 2 वाक्य सतह स्पर्श दर्शाता है। दोनों में पर, चारों वाक्य में पर लिखा हुआ है, 1 2 3 4, चारों वाक्य में पर लिखा हुआ है। इसमें ऐसे जगह पर का अंग्रेजी ऑन ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। समझ गया? अब समझ गया? इसको मिटा सकते हैं? यस सर। मिटा दें? तो 2, एक सरफेस का हो गया, स्टैटिक का हो गया। अब 3 नंबर में विद्यार्थी लोग पूछे हैं ए क्रॉस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, यही ना है। ए क्रॉस का हिंदी क्या होगा और ए क्रॉस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, यही ना है। अच्छा, ACROSS, एक क्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार या उस पार या उस पार। समझ गया ना? इस पार से उस पार या उस पार। ये एक क्रॉस का मतलब यही होता है इस पार से उस पार या उस पार। जैसे बहुत से शिक्षक लोग बताए हैं, नदी पर एक पुल है, नदी पर एक पुल है, मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है। तो यहाँ पर देखो, पर एक पुल है, स्टैटिक और सरफेस में बताए हैं। अब यहाँ पर ये क्रॉस का इस पार से उस पार या उस पार, दोनों में क्रॉस का प्रयोग करेंगे। अब नदी पर एक पुल है, तो नदी पर एक पुल है तो ये न सरफेस दर्शाता है और न स्टैटिक दर्शाता है। दोनों में से कोई तो नहीं दर्शाता है, नहीं न दर्शाता है। कुछ किताब ऐसे हैं जो एभव का प्रयोग बताते हैं, ओभर का प्रयोग बताते हैं, लेकिन नियम यही कहता है कि अगर पुल बना है, खूब बढ़िया से समझ, अगर पुल है तो पुल तो इस छोर से बनाकर इस छोर पर लाएंगे, यानी नदी के इस पार भी ये धरती से सटा हुआ है और नदी के उस पार भी धरती से सटा हुआ है। पुल तो ऐसा नहीं जो बना कर उस पर रख देंगे, है स्थिर, पुल स्थिर है, स्थिरता स्टैटिक है पुल। लेकिन अंतर क्या है, किताब टेबल पर है या नदी पर पुल है, दोनों में पर लगा हुआ है। अंतर क्या है, जो किताब उधर से लाकर एक जगह रख दिया, एकदम स्थिर है, लेकिन इसको उठा भी सकते हैं, उठा लेने इसको, लेकिन पुल को तो नहीं उठाएंगे। पुल को उठाएंगे? पुल और नंबर 2 कंडीशन,
ये पुल है तो इस पार से उस पार तक यानी दोनों छोर पर ये धरती से स्पर्श है। समझ रहे हैं ना, इधर से पुल चालू करेंगे और इधर जाके ये सटेगा। तो ऐसी स्थिति में एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। नदी पर एक पुल है और फिर यहाँ एक जरूरी वर्ब है। बार बार हम दोहरा देते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी डियर के प्रयोग में गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए हम बार बार इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, अगर कोई कहानी लिखना पड़ेगा तो ये सबको जानना पड़ेगा। हम बार बार रिपीट कर देते हैं। जो ये एक जरूरी वर्ब से पहले अगर नाउन रहे तो हाय को बोलेंगे जरूरी वर्ब। उससे पहले ब्रिज माने पुल होता है, पुल का अंग्रेजी पुल एक नाउन हो गया। तो एक जरूरी वर्ब से पहले अगर नाउन रहेगा तो इसे वाक्य का अनुवाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी देयर से चालू करेंगे। तो क्या लिखेंगे? देयर इज ए ब्रिज, BRIDG। एक दिन और बताए थे, है यार, एक दिन और बताए थे, BRIDG ब्रिज माने फूल। जब भी डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो किसका उच्चारण नहीं होगा? डी का उच्चारण साइलेंट रहेगा। ध्यान में रखो हमेशा, जब भी डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण साइलेंट रहेगा। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस यहाँ लगाएंगे। अगर कोई जिद करते हो ये ऑन क्यों नहीं लगेगा तो बता दिया। ये ऑन और अक्रॉस में क्या अंतर है? ऑन स्थिरता बोधक है, पुल भी स्थिर है, लेकिन अंतर क्या है? पुल एक छोर से दूसरे छोर में स्पर्श करता है, एक छोर से दूसरे छोर में पृथ्वी से धरती से स्पर्श करता है, और किताब तो स्पर्श नहीं करता है। टोपी पहनेंगे तो स्पर्श तो नहीं करेगा, तो एक जगह स्थिर से रख देंगे और जखनी मन होगा फिर उतार कर जेबी में रख लेंगे। किताब टेबुल पर है, इसको मन होगा तो उठा कर उधर रख देंगे। तो वैसे परिस्थिति में ऑन का प्रयोग करेंगे। इस पार से उस पार का हमेशा एक क्रॉस ही लिखा गया, ACROSS। इस पार से उस पार यानी या उस पार। तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी पर एक पुल है। मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है, उस पार का भी यहाँ भी लिखते हैं, तो उस पार का भी अंग्रेजी क्रॉस लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माई। अब क्या लिखे? फेवराइट की फेवराइट, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। समझ गया अक्रॉस का प्रयोग? कि फिर बता भी एक बार, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार या उस पार। यहाँ पर नदी पर एक पुल है, पुल तो दोनों जगह पर सतह स्पर्श करता है। इधर से सटाएंगे और मोड़ का उधर आगे भी सटा देंगे, दोनों इधर इस पार से उस पार दोनों जगह स्पर्श करता है। जब दोनों जगह स्पर्श करेगा या उस पार वाक्य में लिखा रहेगा, जैसे नदी के उस पार तुम प्रतिदिन खेलने जाते हो, तो फिर उस पार हो गया। तो वैसी जगह पर उस पार का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? अक्रॉस लिखेंगे। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है। समझ गया? कोई दिक्कत? मिटा दें। समझने के लिए बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि 10-20 वाक्य लिखेंगे तो समय ज्यादा खराब होगा। समझ लो जी, जब भी ऐसे वाक्य मिलेगा तो पर का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, उस पर का अंग्रेजी क्या लिखेंगे। अब नंबर 4 में है, सर बोले हैं ये अंडर एंड बीनीथ। अंडर का मतलब भी होता है नीचे और बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन कहाँ पर अंडर लिखेंगे और कहाँ पर बीनीथ लिखेंगे, यही ना अंतर समझना है। एक होता है अंडर, UNDER, अंडर का मतलब ही होता है नीचे, और BENITH बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। दोनों का मतलब होता है नीचे। समझ गया? अब यही देखना है कि अंडर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, यही ना अंतर है।
तब यहां पर लिखते हैं कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है। बैठा है, समझ गया। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। बैठी है। मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। तुम्हारा घड़ी बिछावन के नीचे है। ये 4 वाक्य लिखे हैं और चारों वाक्य में नीचे 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 नीचे, चारों में नीचे शब्द का है प्रयोग। अब एक है कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है और तुम्हारा घड़ी बिछावन के नीचे है। अब ये 4 वाक्य लिखे हैं। एक नीचे का अंग्रेजी होगा अंडर और एक नीचे का अंग्रेजी होगा बीनीथ। समझ गए, बिलो का मतलब भी होता है नीचे, समझ गया। तो अंडर का प्रयोग और बीनीथ का प्रयोग, अंडर कहाँ पर लिखेंगे और बीनीथ कहाँ पर लिखेंगे। जो चीज किसी के नीचे बैठा हुआ है, कोई चीज या कोई वस्तु के नीचे रखा हुआ है और उसको अगर हम झांक कर देख सकते हैं तो जब झांक कर देख लेंगे उसे वाक्य में नीचे का अंग्रेजी अंडर लिखेंगे। समझ गया। जैसे कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है तो झांकेंगे तो कुत्ता को तो देख लेंगे, जब वो कुत्ता बैठा हुआ है उसको तो देख लेंगे। जब कोई वस्तु को झांक कर हम देख सकते हैं और वाक्य में नीचे शब्द का प्रयोग रहेगा तो उस नीचे का अंग्रेजी अंडर लिखेंगे। समझ गया। कोई वस्तु, जानवर हो कोई वस्तु हो, जैसे तुम्हारा मोबाइल कुर्सी के नीचे है तो ऐसे झांक कर देखेंगे, देखते हैं ना। मान लो कभी कोई चीज खो जाए तो बिछावन के दो इधर झांकते हैं, दो इधर झांकते हैं, दो इधर झांकते हैं, जानते हैं कि नहीं। तो झांकने पर जिस चीज को देख सकते हैं, झांक कर किसी चीज को देख सकते हैं और कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे है और उस वस्तु को हम देख सकते हैं, उसे का नीचे का अंग्रेजी अंडर लिखेंगे। और कोई वस्तु किसी चीज के नीचे है और उसको झांक कर हम नहीं देख सकते हैं, उसको झांक कर हम नहीं देखेंगे तो उसे में नीचे का अंग्रेजी लिखेंगे बीनीथ। जैसे तुम्हारा मोबाइल तकिए के नीचे है तो जब तक तकियों को उठाएंगे नहीं तब तक तो मोबाइल अब देख नहीं सकते हैं, झांक कर वही देख लेंगे, झांकेंगे तो नहीं। बिछावन के नीचे तुम्हारा पर्स रखा हुआ है, झांक कर तो दिखाई नहीं देगा, देगा दिखाई। किताब के नीचे तुम्हारी कलम है तो जब तक किताब को उठाएंगे नहीं तब तक तो कलम दिखाई पड़ेगा नहीं, झांक कर तो देख नहीं सकते हैं। तो जिस चीज को झांकने पर दिखाई दे दे और नीचे शब्द का प्रयोग रहेगा तो वैसे वाक्य में नीचे का अंग्रेजी अंडर लिखेंगे। और कोई चीज किसी वस्तु के नीचे रखा हुआ है और जिसको झांक कर नहीं देख सकते हैं तो वैसे वाक्य में नीचे का अंग्रेजी बीनीथ लिखेंगे। जैसे कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है तो द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। समझ गया। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, द कैट इज सिटिंग चेयर। समझ गया। अंडर का प्रयोग कहां पर करेंगे। अब यहाँ है मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, झांक को तो हम नहीं देख सकते, जब तक तकिए को उठाएंगे नहीं तब तक मैं मोबाइल को देख नहीं सकता, है कि नहीं। तो जो चीज झांकने के बाद नहीं दिखाई दे उसे वाक्य में नीचे का अंग्रेजी बीनीथ लिखेंगे। जैसे मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, माई मोबाइल इज बीनीथ द इल्लो। इल्लो माने तो क्या होता है ना,
पिल्लो पिल्लो, स्पेलिंग बोल सकते हैं? PILLO पिल्लो। नंबर 2 में है तुम्हारी घड़ी बिछावन के नीचे है। योर वॉच इज बीनीथ द बेड। अब समझ गया अंडर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? यस सर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी किसी चीज को झांक कर तुम देख सकते हो और वाक्य में नीचे शब्द का रहेगा प्रयोग तो उस जगह पर अंडर का प्रयोग करेंगे। और जिस कोई भी वस्तु को हम झांक कर नहीं देख सकते हैं और नीचे शब्द दर्शाया हुआ रहेगा तो वैसे में बीनीथ का प्रयोग करेंगे। समझ गया? कोई दिक्कत है तो फिर बोलो, 5 को बता दिया। सरफेस का मतलब क्या होगा, स्टैटिक का मतलब क्या होगा बता दिए। क्रॉस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, क्रॉस का मतलब क्या होता है। अंडर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, अंडर का मतलब क्या होता है। बीनीथ का हिंदी क्या होगा और बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ये तो बता दिया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर बताते हैं। अब फिर देखो एक लड़का पूछ रहा है फ्रॉम का प्रयोग सर कहाँ पर करेंगे। फ्रॉम, ए फॉर फ्रॉम माने से, उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। एक और बताएंगे बात और पढ़ेंगे ठीक, बोलो। सर फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पर करें? फ्रॉम, एक और बताएंगे उसके बाद एक और बता देते हैं। उसके बाद क्लास में जो भी पढ़ाते हैं क्लास में पढ़ो, क्लास में नहीं समझ पाते हो तो शाम में ही हमको बता दो कि सर ये बता दीजिएगा। कल होकर स्पेशल टाइम में जैसे बताते हैं उसे फिर रिपीट कर देंगे। समझ गया ना। फ्रॉम, ए फार ओ ए फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। इसका प्रयोग कहाँ पर करें, यही ना समझना है कि फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पर करें। कारक तो पढ़ाए हैं, कारक पढ़ाए ना कारक। तो कारक में 2 कारक के चिन्ह में से है, एक है करण कारक में से और एक है आपादान कारक में से। तो करण कारक सताव दर्शाता है और आपादान कारक अलगाव दर्शाता है। इतना तो समझ रहे हो। फिर बताते हैं कारक पढ़ाए हैं। कारक में 2 ऐसे कारक हैं जिसका चिन्ह दोनों का से है। करण कारक का भी से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है। समझ गया ना। तो एक से लगाव, जैसे मैं चाकू से सेव काटता हूँ, मैं चाकू से सेव काटता हूँ। अब मोहन हाजीपुर से आता है, मेरे पिताजी दरभंगा से आ रहे हैं, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दोनों में तो से का प्रयोग है, दोनों में से का प्रयोग है ना। तब देखो पहले इसी से का समझो। एक से सताव दर्शाता है और एक से अलगाव दर्शाता है। जब भी जगह और व्यक्ति या वस्तु में दूरी दर्शाएगा, जब भी व्यक्ति और जगह या जगह और वस्तु उसमें दूरी जब भी दर्शाएगा वैसे वाक्य में से का अंग्रेजी फ्रॉम लिखेंगे। समझ गया ना। जैसे यहाँ पर देखो, मेरे पिताजी पटना से आ रहे हैं। समझ गया। मोहन दिल्ली से आ रहा है, आ रहा है। मैं घर से आ रहा हूं, मैं घर से आ रहा हूं। एक है मेरे पिताजी पटना से आ रहे हैं, 2 नंबर है मोहन दिल्ली से आ रहा है, 3 नंबर में मैं घर से आ रहा हूं। जब मेरे पिताजी घर आएंगे तो पटना और पिताजी में तो दूरी बढ़ेगा। पटना अपना जगह पर रह जाएगा और पिताजी घर पर पहुंच जाए तो दोनों में अलगाव हो गया, दूरी नहीं दर्शा दिया। नंबर 2 में मोहन दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली अपना जगह पर रह जाएगा लेकिन मोहन वहां से छोड़ के जगह चले जाएगा, दूरी दर्शा दिया। मैं घर से आ रहा हूँ, हम तो यहाँ पहुंच गए, घर तो अपनी जगह पर है। तो जब भी दूरी दर्शाएगा, दूरी अलगाव, जब भी अलगाव हो वैसे वाक्य में से का अंग्रेजी फ्रॉम लिखेंगे। जैसे मेरे पिताजी पटना से आ रहे हैं, माई फादर, ये प्रेजेंट परफेक्ट इसका हुआ, माई फादर इज कमिंग, कमिंग पटना से
फ्रॉम क्या किया जाए, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये प्रोपर नाउन हो गया, प्रोपर नाउन से परे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। माय फादर इज कमिंग फ्रॉम पटना, जब भी पिताजी घर आएंगे तो पटना और पिताजी में दूरी बढ़ जाएगा, बढ़ने जाएगा, अलगाव हो गया। मोहन दिल्ली से आ रहा है, मोहन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नंबर 3, मैं घर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब समझ गया, जब भी दूरी दर्शाए और उसे वाक्य में से का प्रयोग रहेगा तो हम फ्रॉम लिखेंगे, समझ गया। जब भी सीता अपने मायके से आ रही है, सीता अपने मायके से आ रही है तो मायके अपनी जगह पर रहेगा, सीता यहाँ पहुंच जाएगी। जब भी वाक्य में दूरी दर्शाने का हो और से का प्रयोग होगा तो उसी वाक्य में से का अंग्रेजी हमेशा फ्रॉम ही लिखेंगे, ये अलगाव दर्शाता है, समझ गया। इसको हिंदी में पढ़ाए हैं करण का, ये आपादान कारक, करण कारक का भी से होता है, आपादान कारक का भी से होता है। करण कारक से दर्शाता है सताव दर्शाता है, आपादान कारक अलगाव दर्शाता है, समझ गया। जब भी अलगाव दर्शाने में से शब्द का प्रयोग रहेगा तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे, दूसर किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गया। बस हो गया। क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उसको कायदे कानून तरीका से पढ़ो। क्लास में कोई विशेष परेशानी नहीं, ज्यादा बच्चे होने के कारण थोड़ा परेशानी होती है तो कॉपी पर लिख लिया करो जी ये हम नहीं समझ पाए, बताओ फिर एक्स्ट्रा समय में बता दे, समझ गया। पूछने के लिए कभी हम मना नहीं, जितना पूछना है पूछो, तरीका से पूछो, तरीका से पढ़ाएंगे, लेकिन शर्त एक है जो तरीका से पढ़ना पड़ेगा, तरीका से भी पढ़ना पड़ेगा, बस।